हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक सेल वॉल या कोशिका भित्ति है। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पर बात की थी और मैं देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे फंजाई सेल हो, चाहे बैक्टीरिया का सेल हो, उस सभी में सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। परंतु एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है, वो उपस्थित नहीं होता है। तो मतलब कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो कि सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के बाहरी आवरण होता है, यानी कि आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल वॉल। और ये आउटर मोस्ट पार्ट के रूप में केवल इन्हीं चार जो आपके वर्ग हैं या इन्हीं चार में आपको आउटर सेल के रूप में पाई जाती है। जैसे नंबर 1 प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन का बाहरी आवरण के रूप में सेल वॉल मौजूद होता है। उसी प्रकार से एल्गी के सेल मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट, फंजाई या कवक के सेल मेम्ब्रेन का आउटर जो पार्ट है वो सेल वॉल कहलाता है होता है। और बैक्टीरिया में भी इस प्रकार से कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो बड़ा है इसका सिंपल आंसर ये है कि चूंकि एनिमल्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, बल्कि जबकि प्लांट्स जो है वो एक स्टेबल पार्ट है और उन्हें डिफरेंट टाइप के मौसम में उनको जो चेंजेस हो रहे हैं मौसम में उसमें उनको रहना पड़ता है, जिसके कारण वो एनिमल्स जैसे उनके पास वो गुण नहीं होता है मूव करने का। इसी कारण उसके विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही सेल वॉल नेचर ने किया, आप कह सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे एल्गी में भी वही कंडीशन है। और फंजाई भी एक प्रकार से स्टेबल ही होता है, मूवमेंट इसमें बेहद कम होती है। और बैक्टीरिया भी बड़ी बेहद ही अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है। तो इसलिए इन्हें इनकी सेल को सुरक्षित रखने के लिए एक एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन दिया गया जिसे हम लोग सेल वॉल या कोशिका भित्ति के रूप में जानते हैं। अब यहाँ दूसरा चीज, पहला हमने देखा कि सेल वॉल किन किन चीजों में पाया जाता है, दूसरा एनिमल्स में क्यों नहीं पाए जाते हैं, और तीसरा ये सेल वॉल जो है या कोशिका भित्ति किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा, यहाँ मैंने एरो के माध्यम से आपको इंडिकेट किया है कि प्लांट सेल या पादप कोशिका और शैवाल की जो कोशिका होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज जो है ये इसका मेन कंपोनेंट है और नॉर्मल नेचर में भी, प्रकृति में भी ये बड़े पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसे कॉटन जो कपास कहते हैं वो एक बड़ा ही बेहतर एग्जाम्पल है सेल्यूलोज का। तो सेल्यूलोज इसका मेन कंपोनेंट है और इसके साथ में इसके सीमेंटिंग एलिमेंट के रूप में या फिर इसको मजबूती प्रदान करने के लिए ये कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जो सेल्यूलोज के साथ इस सेल वॉल को बनाने में मददगार होते हैं, जैसे कि हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन। ये चार हमने नाम लिखे हैं, मगर आपको मूल रूप से सेल्यूलोज को याद रखना, ध्यान रखना आपका। तो हमने लिखा भी है सेल्यूलोज, ये इसका मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य घटक होता है कोशिका भित्ति का। और ये सेल्यूलोज होता क्या है जनरली, ये केमिकली अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसका फॉर्म क्या होता है, तो ये एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड है। अभी पॉलीसेक्राइड क्या होता है इसको हम लोग न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ आपको शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, लगभग 60 to 70% हमारे शरीर की ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। जब हम लोग राइस, व्हीट वगैरह चीजें जो है वो काफी कार्बोहाइड्रेट रिच होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं आपका, एक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। जिसमें मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, कन्फिग्रेशन होता है, जबकि ये पॉलीसेक्राइड जो होता है ये 2 से ज्यादा मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि इसमें शुगर मॉलिक्यूल कई चेन के रूप में ये पाया जाता है। इसी कारण ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब एक जटिल संरचना होती है पॉलीसेक्राइड। इसी कारण जो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल फॉर्म मोनोसेक्राइड होता है, जिसे हम लोग शुगर कहते हैं या ग्लूकोज कहते हैं, वो आसानी से वाटर में सॉल्युबल होता है। बट पॉलीसेक्राइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वो घुल नहीं सकता है। इसी कारण ये बड़े बेहतर तरीके से पौधों की सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। तो मतलब कि सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड होता है
और कार्बोहाइड्रेट का ये कॉम्प्लेक्स या जटिल संरचना है और ये चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होता है या ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक चेन होता है, आपका एक श्रृंखला के रूप में ये बनी होती है। ये सेलुलोज, ये चार नाम आपको याद रखने हैं प्लांट्स और एल्गी के कॉन्टेक्स्ट में आपका। दूसरा आते हैं फंजाई या कवक। ये कवक जो बना होता है उसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन से बनी होती है और ये काइटिन कुछ और नहीं है, ये काइटिन भी अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये भी कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेकेराइड का ही प्रकार है। अंतर बस इतना ही है कि दोनों में ग्लूकोज पॉलीमर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग है, बनावट अलग हो जाती है। अन्यथा ये भी एक पॉलीसेकेराइड का ही भी एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे आप कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है और जो बैक्टीरिया होता है इसके सेल मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट के रूप में सेल वॉल जो होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लियाकन। पेप्टिडोग्लियाकन ये बैक्टीरिया का सेल वॉल इससे बनी होती है। ये भी सेम एज लाइक पॉलीसेकेराइड ही होता है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे हम लोग म्यूरेन कहते हैं आपका। तो ये बैक्टीरिया का हो गया। तो तीसरा हमने देखा ये किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि ये जो सेल वॉल है वो कई लेयर्स में बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ मामले में है, इसे हम थोड़ी बहुत शॉर्ट में इसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने एक सेल को बनाया है और ये सेल का जो इनर आपको लाइन दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है और इसका बाहर का जो लाइन है वो आपका सेल वॉल है। अब इसी सेल वॉल के मैंने एक छोटा सा पार्ट को यहाँ पर जूम करके बनाने की कोशिश की है। एक पार्ट हमने सेल वॉल का ले लिया यहाँ, अब इसको जूम किया और इसको थोड़ा बड़ा किया या माइक्रोस्कोप से जो हम देखेंगे इसको तो इसमें तीन अलग अलग लेयर्स मिलेंगे, प्रॉपर तीन अलग अलग लेयर्स मिलेंगे। तो जो इसे इससे जोड़ के देखते हैं तो थोड़ा आसानी होगी आपको। मैंने दिखाया यहाँ पर कि कई सेल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कि ये सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 और ये सेल नंबर 1 जो है ये सेल नंबर 3 से भी जुड़ा हुआ है, सेल नंबर 2 से भी जुड़ा हुआ है और अदर सेल से भी जुड़े हुए हैं आपका। और इसका जो इनर जो लाइन है ये मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया और इस तरफ और इसका जो बाहरी भाग है ये आपका सेल वॉल हो गया। तो सेल वॉल, तो इस सेल वॉल के बीच में एक लाइन होती है, मतलब कि एक ऐसी बीच में एक लेयर होता है जो इस सेल के लिए भी और इस सेल के लिए भी एक प्रकार से ये सीमेंटिंग लेयर है, मतलब दोनों यहीं पर आकर जुड़ते हैं। तो ये जो बीच का जो भाग होता है इसी को हम लोग कहते हैं मिडिल लैमेला। तो मतलब कि इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो बीच का पार्ट है वो कहलाता है आपका मिडिल लैमेला। यानी कि ये मिडिल लैमेला जो पार्ट है ये दूसरे सेल से और या दो सेलों के बीच में एक जंक्शन पॉइंट बनाता है और आपस में इनको जोड़े रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये मिडिल लैमेला होता है, इसको हमने लिखा भी सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू सेल्स, दो कोशिकाओं के बीच को जोड़ने वाली परत मिडिल लैमेला कहलाती है आपकी। दूसरा प्राइमरी सेल वॉल, मतलब कि अब मिडिल लैमेला से हम अब सेल मेम्ब्रेन की ओर बढ़े तो जो उसके बाद जो परत आएगी उसे हम लोग प्राइमरी लेयर कहते हैं आपका। और ये प्राइमरी जो सेल वॉल का लेयर है ये थोड़ी पतली होती है कंपैरेटिवली अदर्स जो इसके लेयर्स हैं उससे थोड़ी पतली होती है, जैसे कि थिन। दूसरा फ्लेक्सिबल होता है, लचीली होती है आपकी। और तीसरा एक्सपेंडेबल होता है। मतलब जरा इमेजिन कीजिए कि सेल वॉल से होकर, चूंकि सेल वॉल जैसे कि हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, मतलब कि बड़ा सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देता है, जबकि ऐसा सेल वॉल में के कंटेस्ट में नहीं है। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, इसमें मॉलिक्यूल्स, वाटर्स, प्रोटीन्स वगैरह जो है वो फ्रीली आ जा सकते हैं। तो जब सेल वॉल से इंटर करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन में आएंगे, तो उसमें अगर मान लेते हैं कि सेल वॉल से होकर वाटर आए तो वाटर अगर आता है तो उसके कारण क्या हो सकता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो भाग है वो थोड़ा फूल सकता है। तो इसमें जो एक्सपेंड हो सकता है, तो ये एक्सपेंड होना, उसको कंट्रोल करना, ये काम प्राइमरी सेल वॉल का है कि ताकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेशन भी ना हो सके और वाटर मॉलिक्यूल को भी आसानी से अंदर की ओर जो है वो पेनिट्रेट किया जा सके आपका। तो ये प्राइमरी सेल वॉल का विशेषता होती है कि पतली लेयर होती है, फ्लेक्सिबल होती है और एक्सपेंडेबल होता है, थोड़ा फैलना सिकुड़ना होता रहता है। और ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी के बाहर तो लैमेला है, सेल वॉल का पोर्शन का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो है, तो प्राइमरी सेल वॉल भी उतना ही एक्सपेंड करेगा कि ताकि चूंकि सेल वॉल उसको रोकेगा, तो मतलब कि उसमें एक्सपेंड होना भी एक लिमिटेड ही होता है।
ये प्राइमरी सेल वॉल का याद रखना। और तीसरा जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है, मतलब कि प्रॉपर्ली जब सेल फॉर्म होते हैं तो ये दोनों चीजें होती है, परंतु जब किसी भी बॉडी का एक प्लांट का सेल प्रॉपर तैयार हो जाता है, वो एक मैच्योर एज में आ जाते हैं, तब जाकर ये सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है। और ये सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन का सबसे करीब होता है, मतलब कि पहले सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, उससे सटा हुआ जो पार्ट होगा सेल वॉल का, वो कहलाता है आपका सेकेंडरी, जो कि सेल के डेवलप होने के बाद जनरेट होता है। उसके बाद प्राइमरी, जो कि पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, जो कि दूसरे सेल से भी सीमेंटिंग लेयर के रूप में जुड़ा होता है, वो कहलाता है मिडिल लैमेला। तो सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है, मतलब कि ये पौधों को, प्लांट्स को एक स्ट्रेंथन, मजबूती और उसको रिजिडिटी, मतलब कि कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं आपका। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग सेल्स हैं, उन सब के बीच बीच में जो आपस में जुड़ेगा वो मिडिल लैमेला होगा, और जैसे सेल मेम्ब्रेन की ओर बढ़ेंगे तो प्राइमरी देन सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। तो ये लेयर्स हो गए आपके, किन किन चीजों से बना है वहां इसके हमने चर्चा कर दिया। और फाइनली हम देखते हैं इसके फंक्शन का, यानी कि सेल वॉल का इंपॉर्टेंस प्लांट सेल में क्या होता है या अदर में क्या होता है। तो पहला चीज जो आपने इसमें देखा है, ये सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के या अदर जो चीजें हैं उसका आकार डिसाइड करता है, आपका स्ट्रेंथ, उसे मजबूती प्रदान करता है, मैकेनिकली यांत्रिक रूप से उसको मजबूती प्रदान करता है, और रिजिडिटी, कठोरता प्रदान करता है, कि ताकि वृक्ष जो है वो बेहतर तरीके से स्टेबल तो रहती है, वो उसमें जो है उनकी मजबूती बनी रहे, ताकि वो अच्छे तरीके से खड़े हो सके आपका। और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो हमने लिखा है कंट्रोल सेल एक्सपेंशन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन में अगर एक्सपेंड करता है या प्राइमरी सेल वॉल एक्सपेंड करता है, तो सेल वॉल कंट्रोल करता है कि उसमें ज्यादा एक्सपेंशन ना हो सके आपका। तो ये कंट्रोल करता है सेल के विस्तार को। तीसरा, प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द सेल। वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं आपका, और सेल मेम्ब्रेन से बाहर की ओर जाना और बाहर से अंदर की ओर आना, तो इसको एक तरीके से इसको मेंटेन करता है, कि ताकि अंदर से ज्यादा वाटर बाहर न जा सके और बाहर से ज्यादा अंदर वाटर ना आ सके। तो इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम भी सेल वॉल करता है। और चौथा जो है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस बिटवीन एंड अक्रॉस द सेल, मतलब कि अंदर भी, मतलब कि सेल वॉल से अंदर और बाहर से, सेल वॉल के बाहरी एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधों के लिए आवश्यक है, उनके बीच में एक एक्सचेंज करने का काम भी सेल वॉल करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं सेल वॉल की। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी।